राधा अपनी माँ गायत्री और भाई विशाल के साथ रहा करती थी। राधा पढ़ने में काफी अच्छी लड़की थी, इसलिए वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। ऐसे ही एक दिन राधा अपनी सहेली काजल के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी उसकी नजर मोमोज वाले ठेले पर पड़ती है। यार काजल देखना मोमो, बहुत दिन हो गए मोमो खाए हुए, चलना चलते हैं यार। क्या यार राधा, तू भी ना, अभी एक हफ्ते पहले ही तो हमने मोमो खाए थे। चल ठीक है, अगर तुझे मोमो नहीं खाने तो आज हम स्प्रिंग रोल खाएंगे। बोल मंजूर है? चल ठीक है। दोनों सहेलियां मोमोज वाले के पास जाती हैं और स्प्रिंग रोल लेकर खाने लगती हैं। लेकिन राधा को सॉस काफी तीखी लगती है। तीखी सॉस खाने के कारण राधा का मुंह लाल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? यार काजल तीखा लग रहा है, मुझे बताना मैं क्या करूँ। मियोनी खा लेना। काजल की बात सुनकर राधा जल्दी से मेयोनीज लेती है और स्प्रिंग रोल के साथ खाने लगती है। कुछ देर बाद राधा अपने घर चली जाती है और शांति से सो जाती है। अगले दिन जब राधा अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तभी वहाँ राधा की माँ गायत्री आती है। राधा आज तू कॉलेज मत जा। कॉलेज ना जाऊँ? पर क्यों? बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि आज हॉस्पिटल चली जाऊँ, और जब मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो उस दौरान घर पे कोई आ गया तो घर पर किसी का होना जरूरी है। राधा कुछ बोलती उससे पहले राधा के फोन पर काजल का फोन आ जाता है और वो भी आज कॉलेज जाने से मना कर देती है। ठीक है माँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। वैसे भी आज काजल भी नहीं जा रही है। आप आराम से हॉस्पिटल जाओ और अपने लिए दवा लेकर आओ। राधा की बात सुनकर गायत्री राधा का माथा चूमती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह से दोपहर होती है। राधा भी अपने कमरे में बैठकर फोन यूज कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। दरवाजे की दस्तक सुनकर राधा अपने घर का दरवाजा खोलती है। अरे माँ आप आ गई, और ये हाथों में क्या है आपके? ये मेरे हाथों के स्प्रिंग रोल हैं। तुझे तो ये स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, पसंद तो बहुत है। अब आप बाहर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, अंदर आओ ना। राधा की बेसब्री देखकर गायत्री अंदर जाती है। राधा तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए स्प्रिंग रोल लेकर आती हूँ। ले खा, तुझे पता है मैंने ये स्प्रिंग रोल बनाना सीखा है और अब मैं घर में ही स्प्रिंग रोल बनाया करूँगी। अच्छा माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर बात तो अच्छी है, पर मैं तुझे ये समझाना चाहती हूँ कि आज से मैं घर में ही स्प्रिंग रोल बनाऊंगी, तो तुझे बाहर खाने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझी? और आज तो मैं इसे इसीलिए लेकर आ गई क्योंकि मैंने सोचा घर का बाहर जैसा टेस्टी मिले ना मिले, इसीलिए आज आखिरी बार तू बाहर का खा ले। पर माँ ये तो सरासर गलत है ना। राधा बोल ही रही होती है, तभी उसको खांसी आती है। कितनी बार बोला है कि खाते समय कुछ मत बोला कर, पर नहीं, तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं होती। पानी पीने के बाद उसकी खांसी तो रुक जाती है, पर उसको मिर्च लगना शुरू हो जाती है। माँ मुझे तीखा लग रहा है, बताओ ना क्या करूँ? पानी से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है मुझे। रसोई में मेयोनीज होगी, जा उसको ले ले और उसके साथ खा ले ये रोल। अपनी माँ की बात सुनकर राधा रसोई में मेयोनीज लेने जाती है, पर वो गलती से दही की कटोरी उठा लेती है और बाहर हॉल में आकर दही के साथ स्प्रिंग रोल खाने लगती है। ये क्या, मेयोनीज खट्टी खट्टी क्यों लग रही है? मुझे तो खाने से मतलब है, चाहे मेयोनी खट्टी हो या मीठी। राधा दही के साथ मजे से रोल खा लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ घंटे बाद जब राधा का भाई विशाल घर आता है, तो गायत्री अपने बेटे के लिए दही लेने जाती है, पर उसे दही कहीं भी दिखाई नहीं देता। राधा, ओ राधा। क्या हो गया माँ, आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? मैंने यहाँ पर एक कटोरी में दही रखी थी, वो दही कहीं मिल नहीं रही है। तूने कहीं देखी है क्या? क्या यहाँ जो रखी हुई थी वो दही थी? पर आपने तो मेयोनी कहा था ना। गंवार कही की, मैंने तुझसे कहा था रसोई में मेयोनीज रखी है, इसका मतलब ये था कि रसोई के अंदर फ्रिज में रखा है, उसे ले आ। और तूने कटोरी की दही के साथ स्प्रिंग रोल खा लिए। अरे हाँ, तो जब आप पूरा वर्ड नहीं बताओगी तो यही होगा ना। तुझे मेयोनीज और दही के टेस्ट में अंतर नहीं पता लगता क्या? वैसे मुझे खट्टी लगी तो थी, पर मैंने सोचा कि मेयोनी में आपने नमक मिला दिया होगा, इसलिए मैंने मेयोनी खा ली। हे भगवान, मैंने कैसी औलाद को जन्म दे दिया जिसको दही और मेयोनीज में कोई अंतर ही नहीं पता। रहने दो माँ, और वैसे भी आपने दही को बाहर रखा ही क्यों था? वो इसलिए क्योंकि विशाल को ठंडी दही नहीं पसंद। दोनों माँ बेटी में अनबन हो ही रही होती है, तभी वहाँ पर विशाल आता है और उनकी बातें सुनकर उनके करीब जाता है। मेरी दही ये खा गई ना,
इसको पता है कि मैं हमेशा दही खाता हूँ, उसके बाद भी इसने दही नहीं छोड़ी। हाँ तो एक दिन खाना मत खा। वैसे दही के साथ स्प्रिंग रोल का टेस्ट ये लगता, मजा ही आ गया खाकर। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और समय के साथ राधा दही के साथ स्प्रिंग रोल खाने लगती है। आए दिन अब वो अपने भाई की दही खा जाया करती और हर बार की तरह उसके घर में विशाल और राधा के बीच युद्ध शुरू हो जाता। ऐसे ही एक दिन, माँ मेरी दही कहाँ है? हाँ, अब इसको भी दही खाना है। नकल करना अगर कोई सीखे तो फिर इससे सीखे। हाँ अपना मुंह बंद कर, चल फालतू मत बोल। आज काजल आने वाली है, मुझे उसे भी अपनी नई रेसिपी खिलानी है। तुझे क्या आता है बनाना जो तू उसको अपनी नई रेसिपी खिलाएगी? मैं ये तुझे बताना जरूरी नहीं समझती। माँ बताओ भी ना अब। ओ मोटी बुद्धि, माँ घर पर नहीं है। माँ घर पर नहीं है मतलब? माँ खो गई है, बता ढूंढ कर लाएगी। तुझसे सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जाता है क्या? अरे माँ बाजार गई है, आने में उन्हें काफी समय लग जाएगा। घर में दही भी नहीं है, माँ भी नहीं है, काजल भी आने वाली है। समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं काजल को कैसे खिलाऊंगी। भाई देखना, आज काजल आ रही है और घर में ना तो दही है और ना ही रोल है, तो एक काम करेगा क्या? नहीं। कुत्ता। क्या कहा तूने? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अरे क्या सुन रहे तू? मैंने कुर्ता कहा है। जब मेरी शादी होगी ना तो मैं तुझे अपने पैसों का कुर्ता दिलवाऊंगी। बहरा नहीं हूँ, मुझे सब सुनाई देता है। पर चल कोई बात नहीं, अब तू मेरे सामने इतना गिड़गिड़ा रही है तो मैं तेरा काम कर ही देता हूँ। बता क्या करना है? तुझसे अपना बदला तो लेकर ही रहूंगी मैं। अब बता भी। ज्यादा कुछ नहीं, बस दही लेकर आनी है और स्प्रिंग रोल लेकर आना है। और उसके बाद तू ये गोबर सा बनाएगी कुछ और उसको अपने फ्रेंड के साथ खाएगी? तू जा रहा है या नहीं? उसकी बात सुनकर विशाल हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वो दही के साथ स्प्रिंग रोल लेकर आता है। लेकिन काजल उसके घर नहीं आती। मैं इससे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। बहुत नाटक कर लिया अब इसने। अरे क्या हुआ क्या? राधा अब अपने भाई को सब बताती है और उदास हो जाती है। विशाल अपनी बहन को उदास नहीं देख पाता, इसलिए वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। देख राधा, आज वो नहीं आई और उसको भी कोई काम आ सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमारे लिए हमेशा फ्री रहे। और क्या हुआ अगर आज वो नहीं आई? तू उसको अपनी दही वाले स्प्रिंग रोल कल खिला देना। चल फिलहाल के लिए तू इस स्प्रिंग रोल को मेरे साथ एंजॉय कर ले। अपने भाई की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई को गले लगा लेती है। तभी उनके घर की बेल बजती है। उसका भाई जाकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी होती है। जिसके बाद उसकी माँ राधा की आंखों में आंसू देखती है तो उससे उसका कारण पूछती है, तो विशाल उसे सब कुछ बता देता है। तभी राधा की माँ उसके आंसू पोंछती है और एक स्प्रिंग रोल उठाकर उसमें दही लगाकर राधा के मुंह में डाल देती है, जिससे उसका भाई जोरों से हंसने लगता है और ये हंसी देखकर राधा भी हंसने लगती है। वंदना की शादीशुदा जिंदगी बहुत मजे से चल रही थी, लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में किसी और की दस्तक होती है, जिसका नाम था व्यापार, मतलब बिजनेस। वंदना को आए दिन बहुत आइडिया आते रहते थे। एक दिन वंदना अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसकी सास कमला बोलती है, क्या बात है बहू, आज किस व्यापार के बारे में सोच रही है? मुझे भी बता, मैं भी तेरा साथ दूंगी तेरे व्यापार में। माँ जी, आप आज फिर से मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो ना? उड़ा लो मजाक आप, जितना मन करे उतना, कुछ नहीं कहने वाली मैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? हाँ, बात बुरी लग गई? ये अब तो समझदार हो गई है, कुछ तो बात होगी, तभी तो मेरी बातों का बुरा नहीं मानेगी। माँ जी, मैंने देख लिया, जिसका मजाक उड़ाया जाता है ना, वो इंसान एक न एक दिन कामयाब जरूर होता है। इसलिए मैंने सोच लिया है, बेकार की बातों का क्या बुरा मानूं। क्यों, सही कहा ना माँ जी मैंने? हाँ, मार लेता ना, अब यही सुनना रह गया था। कोई कुछ मारे या ना मारे, लेकिन सास के कुछ कहने पर बहू जरूर पलट कर ताना मारेगी। क्या माँ जी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो आपसे बस बहुत बड़ा वाला मजाक कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए, ये भी मजाक में बोला। कैसी बहू मिली है, एक भी बात जमीन पर गिरने नहीं देती। क्या फूटी किस्मत है। कमला, तेरी बहू तो बड़ी नालायक निकली। माँ जी, क्या सोच रही हो आप? सॉरी, मैं तो आपसे बस मजाक कर रही थी, बुरा मत मानना। तुम मेरी भाभी है जो मुझसे मजाक कर रही है?
इसके पास तो दिमाग भी नहीं है। सास बहू की नोकझोंक हर घर की कहानी है, जैसे इनके घर की है। ऐसे ही एक दिन कमला अपनी बहू को बाजार लेकर जाती है, जहां उसे कमला की पड़ोसन कांता क्रीम रोल खाते हुए दिखती है। तभी वंदना कांता से जाकर पूछती है, अरे कांता चाची, कैसी हो आप? बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप ये बताइए कि क्या खा रही हो आप? ये तो क्रीम रोल है बहू, बहुत टेस्टी है। खाएगी तो जा सामने वाली दुकान से खरीद कर ले आ। लो कर लो बात, मैंने आपसे मांगा ही कब था? मैं तो बस आपसे पूछ रही थी आपके हाल चाल। मैं बहुत ही अच्छी हूँ, जान लिया मेरा हाल चाल। अब तुम बताओ, तुम दोनों सास बहू कहाँ घूमने जा रही हो? हम तो बस यहाँ देखने आए थे, अगर कुछ जगह मिल जाती तो वहीं अपना डेरा बनाकर बैठ जाएंगे। क्या बकवास कर रही हो? कांता बहन, इसकी बेतुकी बातों का बुरा मत मानो। मैं बताती हूँ, हम दोनों सास बहू कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पूछताछ करने आए हैं। कौन सा बिजनेस चलेगा? अच्छा तो मैं आपको बता दूं, अगर हो सके तो क्रीम रोल का बिजनेस करना शुरू कर दे, बहुत अच्छा चलेगा आप दोनों का क्रीम रोल वाला बिजनेस। कांता की बात सुनकर दोनों सास बहू क्रीम रोल की दुकान पर जाकर ढेर सारे क्रीम रोल खरीदकर अपने घर लेकर आते हैं। इतने ज्यादा क्रीम रोल देखकर कमला का पति कहता है, क्या बात है कमला, आज सास बहू की कुछ ज्यादा ही शॉपिंग नहीं हो गई? अरे पूरा बाजार उठाकर ले आई हो भाई। नहीं जी, कहाँ शॉपिंग करेंगे हम तो अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए कुछ सामान लेकर आए हैं। वैसे कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले हो, मुझे भी तो बताओ ताकि मैं भी कुछ आइडिया दूं। नहीं पिताजी, मैंने अपना पूरा दिमाग लगा लिया है इस बिजनेस में। अगर आप भी आइडिया दोगे तो शायद हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। अरे सत्यानाश हो गया। किसका हुआ? और आप दोनों को कैसे पता कि किसी का सत्यानाश हो गया? आप दोनों तो मेरे साथ हो। बहू, हमारा हुआ है जब से तुझे अपने घर की बहू बनाकर लेकर आए हैं, इसी वक्त से। माँ जी, आप अपनी बहू के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? जाइए, मैं आपको अपने क्रीम रोल वाले बिजनेस से बेदखल करती हूँ। ओ महारानी, तेरे बेदखल करने से कुछ नहीं होता। सारी खरीदारी मैंने खुद अपने पैसों से की है। मैं तुझे अपने बिजनेस से बेदखल करती हूँ। क्या? अरे तुम दोनों क्रीम रोल का बिजनेस करने वाली हो? मतलब इन सभी बैग में कपड़े नहीं, क्रीम रोल है? सुनील अपनी पत्नी और बहू की बेवकूफी देखकर हैरान था। दोनों सास बहू अपने बिजनेस की बातें कर रही थी। तभी वहाँ कमला का बेटा शिव आता है और कहता है, क्या बात है माँ, घर में किस बात की बहस हो रही है? और ये घर है या मच्छी मार्केट? अरे इतना जोर जोर से चिल्ला के कौन बात करता है? मैंने कुछ नहीं किया, तू खुद अपनी बीवी से पूछ कर देख, वो क्या बोल रही है। मुझे यानी तेरी माँ को क्या बोल रही है? अरे क्यों पूछे अपनी बीवी से? तुम कुछ क्यों नहीं बता सकती? अरे तुम दोनों एक ही गलती करके आई हो, तो इस बेचारी को ही क्यों तुम कसूरवार ठहरा रही हो? लो, अब मैंने क्या कर दिया? मैंने तो बस इतना कहा है, मुझसे नहीं अपनी बीवी से पूछ ले। तो इसमें गलत क्या ही बोल दिया मैंने? माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब बंद करो ये चिल्लाना। अरे मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं किसी मछली मार्केट में बैठा हूँ यार, प्लीज माँ। रुक बेटा, मैं ही तुझे इन दोनों सास बहू की करनी बताता हूँ। अरे इन दोनों की हरकतें सुन लेगा ना तो आग बबूला हो जाएगा तू। अरे ऐसा क्या कर दिया सास बहू की जोड़ी ने जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाएगा? अरे क्यों वंदना, क्या कर दिया तुमने? कुछ भी तो नहीं किया मैंने पिताजी, बस यूं ही बोल रहे हैं। मुझे लगता है पिताजी हमसे जलने लगे हैं। ए पागल, कुछ भी मत बोल। पिताजी क्यों तुमसे जलेंगे? क्योंकि मैं और माँ जी दोनों मिलकर बिजनेस करने वाले हैं और पिताजी शायद हमारे बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं। नहीं बहू, तुम्हें ही तुम्हारा बिजनेस मुबारक हो। भला तुम्हारे क्रीम रोल वाला बिजनेस मैं कोई साथ नहीं दूंगा। क्या 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 क्या? क्रीम रोल का बिजनेस? मतलब तुम लोग क्रीम रोल बेचोगे? वाह क्या बात है। और वैसे ये बकवास आइडिया है किसका? हम दोनों तो बस बाजार में पूछने गए थे सबसे कि अगर हम कुछ नया व्यापार करते हैं तो क्या करना चाहिए। तभी कांता चाची मिली और वो तो बोली कि क्रीम रोल बेचो, बेस्ट आइडिया है। वंदना की बात सुनकर शिव बहुत हंसता है और सभी उसे देखकर हैरान थे। शिव को इतना हंसता देखकर सुनील कहता है, क्या हुआ बेटा, इतना हंस क्यों रहे हो? अगर तुम्हें दूसरी बात बता दी तो तुम्हारी हंसी गुस्से में बदल जाएगी। लेकिन पिताजी, इतना बेवकूफ कौन हो सकता है? और क्या दिमाग पाया कांता चाची ने? दोनों को क्या लाजवाब आइडिया दिया है। थैंक गॉड इन्होंने सिर्फ आइडिया लिया, उस पर अमल नहीं किया। अरे क्या बात कर रहे हो बेटा,
अमल नहीं किया? वो देखो, पूरा बैग क्रीम रोल से भरा हुआ है, तो कहीं और जाकर बेचना ही पड़ेगा अब। क्या मतलब इन दोनों ने सच में मिलके हमें बर्बाद कर दिया पिताजी? बहुत बेवकूफ देखे, लेकिन इन जैसे नहीं देखे। ये दोनों अजूबे हमारे घर में होना जरूरी था क्या? देख शिव, अपनी बीवी को जो भी बोलना है बोल, लेकिन मुझे कुछ बोलने का कोई हक नहीं है तुझे। मैं तेरी माँ हूँ, समझा? अरे शिव, तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ। मैं तो तुम्हारा पति हूँ। चारों सास बहू का क्रीम रोल वाला बिजनेस की बातें ही कर रहे होते हैं। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन कांता का आना होता है। तभी कांता को देखकर शिव कहता है, वाह कांता चाची वाह, क्या दिमाग लगाया आपने। इन दोनों को अच्छा सबक सिखा दिया। हाँ, आज के बाद शायद इन दोनों के सर पर बिजनेस का भूत उतर जाएगा मेरी मेहरबानी से। खास तौर पर शिव की बीवी के सर से कुछ ज्यादा ही बिजनेस का भूत सवार था। अब बेचो क्रीम रोल, जो अब कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन फिर भी बिजनेस करना है तो करो। मतलब तूने ये जानबूझकर सोचकर समझकर हमारे साथ ऐसा धोखा किया, लेकिन जब हम सास बहू ने ठान लिया है क्रीम रोल का बिजनेस करना है तो करके ही रहेंगे, क्यों बहू? जी माँ जी, अब आपकी और मेरी बारी है। हम दोनों मिलकर इनको दिखा देंगे जब सास बहू बिजनेस करते हैं तो क्या होता है। अगर तुम दोनों को घाटा हुआ तो हमारे पास मत आना। आइडिया मांगने हम नहीं, खुद आप आए थे अपना आइडिया लेकर हमको देने। अब हम कल से क्रीम रोल का बिजनेस शुरू कर देंगे। सास बहू अपना क्रीम रोल का बिजनेस शुरू कर देते हैं और कुछ वक्त ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन कुछ और वक्त इंतजार करने के बाद सास बहू का क्रीम रोल वाला बिजनेस आखिरकार चल ही पड़ता है और दोनों सास बहू आज भी मिलकर क्रीम रोल का बिजनेस करती हैं। टप्पू के घर के हालात ठीक नहीं थे। घर का रोजाना 2 वक्त का खाना भी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती था। ऐसे ही एक दिन टप्पू अपनी बीवी सीमा और अपनी बेटी एकता के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी सीमा कहती है, सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है। पिछले साल भी घर की छत बारिश के दिनों में टपकती रही। छत क्या, पूरा घर ही टपकता रहा। इस बार अगर बारिशों से पहले मरम्मत नहीं करवाई तो हमारा ये छोटा सा टूटा फूटा घर भी ढह जाएगा। जानता हूँ सीमा, पर मैं करूँ तो क्या करूँ, कहीं भी काम भी नहीं मिल रहा है। पर तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ 1-2 लोगों से, अगर मदद मिल जाए तो। माँ, पापा, क्या घर चलाने के लिए मैं भी काम करना शुरू कर दूं? जैसे माँ शहर जाकर बड़े लोगों के घरों में काम काज करती है, मैं वो करना शुरू कर दूं? नहीं नहीं बेटा, कभी नहीं। जब तक तेरे माँ बाप जिंदा हैं, तू कोई ऐसा काम नहीं करेगी। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। खाना खाने के बाद सब लोग आराम से जमीन पर बिछोना बिछाकर सो जाते हैं। यूं ही दिन बीतते हैं और एक शाम टप्पू की माँ संतोष उनके घर आती है और अपनी दादी को देखकर एकता कहती है, दादी कहाँ थी आप? कितने दिनों बाद आई हैं। आप जानती हैं मैंने आपको कितना याद किया? हाँ बेटा, मैंने भी तुझे बहुत याद किया। टप्पू बेटा सुन, देख मेरा जो सब है वो तुम ही हो, इसीलिए मेरे पास जो तेरे पिताजी की थोड़ी बहुत जमा पूंजी और वो पुरानी जमीन थी, उसे बेचकर मैंने तेरे लिए एक रिक्शा लिया है। अब से तू उसे चलाना बेटा। माँ, आपने ये सब क्यों किया? मैं कुछ ना कुछ कर लेता ना। कोई बात नहीं बेटा, जो है सब अपना है, तू बस कल से काम शुरू कर देना। संतोष की बात सुनकर टप्पू नम आंखों से अपनी माँ के पैर छूता है और अगले दिन से रिक्शा चलाना शुरू करता है, जिससे घर में कुछ पैसे आने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। बारिशों का मौसम शुरू हो गया था और एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी और टप्पू रिक्शे से घर आ रहा था। तभी वो देखता है कि बड़े सेठ, जिनका नाम लाला राम था, उसकी बड़ी सी गाड़ी बारिश के कारण बंद पड़ गई है और वो कार के अंदर ही बंद हो गया है। टप्पू रिक्शा साइड में लगाकर उसके पास जाता है और शीशे के पास आकर कहता है, अरे साहब, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करता हूँ। हे भगवान, क्या करूँ, कैसे खोलूँ इस गाड़ी को? गाड़ी नहीं खुली तो इन साहब की दम घुटने की वजह से अंदर ही मौत हो जाएगी। एक काम करता हूँ, गाड़ी का कांच तोड़ देता हूँ और फिर दरवाजा खोलकर किसी तरह बाहर निकालता हूँ उनको। इतना कहकर टप्पू जल्दी से साइड में रखा हुआ एक पत्थर उठाकर गाड़ी के शीशे पर मारता है और शीशा तोड़ देता है। फिर किसी तरह वो गाड़ी खोलकर सेठ को बाहर ले आता है और उसे अपने रिक्शे में बैठा लेता है। तभी लाला राम बोलता है,
अरे भाई, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरी गाड़ी का शीशा तोड़कर मुझे बाहर नहीं निकालते, मेरी तो जान ही निकल जाती। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहो, मुझे माफ करना, पर आपकी मदद के लिए आपकी महंगी गाड़ी का शीशा तोड़ना पड़ा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे तुम क्या काम करते हो? साहब, मैं गरीब अपने परिवार का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाता हूँ, पर इस बारिश में वो भी ठीक से नहीं चल पाता और फिर सवारी भी नहीं मिलती। गाड़ी चलानी आती है? नहीं साहब, जो इंसान आज तक पैदल चला है उसे 4 पहिया चलाने की क्या समझ होगी। देखो, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे अपना आभारी बनाया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी मदद करूं। मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है। कल तुम कालीबड़ी के बंगला नंबर 4 में आ जाना, बाकी सब मैं वही बताता हूँ, ठीक है? इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टप्पू सेठ की बताई हुई जगह पर जाता है, जहाँ सेठ उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। कुछ दिनों बाद में टप्पू अच्छे से गाड़ी चलाना सीख जाता है। लाला राम उसे बतौर ड्राइवर काम पर रखता है। एक शाम जब लाला राम को घर आने में देर हो जाती है, तभी लाला राम टप्पू से कहता है, सुनो टप्पू, रात काफी ज्यादा हो गई है, अब तुम यहाँ से पैदल घर मत जाना। एक काम करो, आज गाड़ी से ही घर चले जाओ और कल समय से गाड़ी से ही आ जाना। नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जिद मत करो, जाओ, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। लाला राम के बार बार कहने पर टप्पू गाड़ी लेकर घर आता है। घर पर सभी लोग सो चुके थे। टप्पू भी खाना खाकर सो जाता है। सुबह जैसे ही टप्पू उठकर घर के बाहर जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा है। सभी लोग उसके बाहर लगी लंबी सुंदर गाड़ी को देख रहे हैं। तभी सीमा कहती है, सुनिए जी, ये हम गरीब के घर में गाड़ी कहाँ से आई? हमारी तो साइकिल तक लेने की औकात नहीं है, और आज ये गाड़ी। पापा, ये बड़ी सी गाड़ी हमारी है क्या? क्या हम सब इसमें घूमेंगे? अरे बेटा, ये लोगों की भीड़ कैसे टुकुर टुकुर हमारे घर और इस गाड़ी को देख रही है। कुछ बोल टप्पू बेटा, ये किसकी गाड़ी है? हम गरीब की ये औकात नहीं ऐसी महंगी गाड़ी लेने की। जहाँ टप्पू के घर वाले उससे सवाल कर रहे थे, तभी गांव वाले बोलते हैं, अरे वाह भाई, क्या बात है टप्पू, रातों रात इतना बड़ा हाथ कहाँ मार कर आया है? कितनी चमकती हुई गाड़ी है। हाँ सीमा, जरा बोल अपने मियाँ जी को कि मुंह खोलकर बताए कि कहाँ से ले आया है ये गाड़ी। सभी लोग एक के बाद एक करके टप्पू से सवाल पूछते हैं और टप्पू बोलता है, अरे चुप हो जाओ सबके सब, ये गरीब के घर के बाहर गाड़ी क्या आ गई? आप लोगों के दिलों पर तो सांप लौटने लग गए होंगे। अरे ये गाड़ी मेरे मालिक की है, जहाँ मैं काम करता हूँ। कल रात मुझे काम से आते हुए देरी हो गई थी, जिस वजह से मालिक ने मुझे कहा कि गाड़ी से घर चला जाऊं और सुबह वापस ले आऊं। पर तुम लोग तो हो ही गलत, हर कोई बस गलत ही सोच सकता है। अरे कोई सेठ इतना पागल नहीं होता जो तेरे जैसे फटीचर को अपनी गाड़ी दे दे, वो भी एक रात के लिए। अरे मैं तो कहती हूँ जरूर इस टप्पू ने कोई बड़ा हाथ मारा है, कहीं किसी को मार कर हथियाकर तो नहीं ले आया ये गाड़ी। हाँ हाँ, यही किया होगा इसने। मैं तो कहती हूँ इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, तभी सच बोलेगा। अरे मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। ये गाड़ी मेरे मालिक की है, मैंने कहीं से भी चोरी नहीं की है। टप्पू इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर सेठ लाला राम आकर कहता है, चुप करो सबके सब, ये गाड़ी मेरी है। टप्पू मेरे यहाँ ही ड्राइवर का काम करता है। एक बारिश की रात उसने मेरी मदद करी थी, जिसके बाद मैंने उसे अपने पास काम पर रख लिया। और टप्पू एक ईमानदार और सच्चा इंसान है। आज तक उसने कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। कैसे लोग हैं आप सब? सोचो, एक पल को टप्पू ने सच में अपनी मेहनत से गाड़ी ले ली होती तो आप लोग तो उसे झूठा साबित करके जेल भेज देते। सेठ की बातें सुनकर सभी का सर शर्म से झुक जाता है और सभी टप्पू और उसके परिवार वालों से माफी मांगते हैं। तो टप्पू कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये लीजिए साहब आपकी अमानत, और इसे यहाँ से ले जाइए। नहीं टप्पू, अभी गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। ये मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चा दिल देखकर तुम्हें तोहफे में देता हूँ। मुझे कभी भी कहीं जाना होगा तो दूसरी गाड़ी ले चलना, अब ये गाड़ी गरीब के घर पर ही रहेगी। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। टप्पू और उसका परिवार गाड़ी पाकर खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे टप्पू गाड़ी लेकर शहर में दूर दूर जाने लगता है। गाड़ी से आने वाली आमदनी से टप्पू के घर के हालात सुधरने लगते हैं और उसके अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। सुरेखा अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से करवाना चाहती थी जो कि उनके घर को अच्छे से संभाल ले और आज के वक्त में जीने और नए ख्यालातों वाली हो। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश अपने लिए गांव की लड़की को पसंद करता था, जो कि हमेशा से गांव में रही
और पुरानी सोच के साथ बड़ी हुई। एक दिन सुरेखा मुकेश के पास आती है और बोलती है, ले बेटा देख, ये कुछ पढ़ी लिखी लड़कियों की फोटो है। इनमें से जो तुझे पसंद है हमें बता दे, हम रिश्ते की बात कर लेंगे। पर माँ, मैं तो पलक से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या पसंद है तुझे उस लड़की में? वो बिल्कुल पुराने ख्यालों वाली है और हम कहाँ नए ख्यालों वाले। उसको तो मिक्सी भी चलानी नहीं आती होगी। तुम्हें इन्हीं लड़कियों में से किसी को पसंद करना होगा, समझा? सुरेखा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और मुकेश उन फोटो को फेंक कर खुद से कहता है, ये तो मेरी शादी पलक से होने भी नहीं देंगी और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो चाहे कैसी भी हो, मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक काम करता हूँ, मैं ना मंदिर में जाके शादी कर लेता हूँ उससे। बाकी बाद में देखा जाएगा जो होगा। मुकेश अपने घर से निकल जाता है और पलक के साथ जाकर एक मंदिर में शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। मुकेश के साथ पलक को देखकर सुरेखा कहती है, अरे नालायक, तुझे मना किया था ना कि इस लड़की के पास मत रहना, ये हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। ये जैसे भी हो मेरी पत्नी है। अगर आपको पसंद नहीं है तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं। रेंट पे रहेंगे हम, लेकिन खुश रहेंगे। वाह बेटा वाह, एक तो अपनी मर्जी से शादी कर ली और अब हमें धमकी दे रहा है कि घर छोड़कर चला जाएगा। जा तू चले जा। सुरेखा मुकेश और पलक को जाने के लिए कह देती है। तभी सुरेखा का पति मिथिलेश सुरेखा को साइड में लेकर जाता है और बोलता है, अरे भाग्यवान, अरे क्या कर रही हो तुम? अरे पहले तो इसने उस पुराने ख्यालों वाली लड़की से शादी कर ली जिससे हमारी बहुत बदनामी हो गई, और अब तुम इसको घर से निकाल दोगी तो ये नए घर में जाएंगे और लोग सोचेंगे कि हमने अपने बेटे को निकाल दिया है। हमारी कितनी बदनामी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ, आने दो नए ससुराल में पुरानी बहू को। हाँ, आप कह तो सही रहे हैं। पूरी इज्जत जाने से अच्छा है इनको अपना लेते हैं। सुरेखा और मिथिलेश दोनों बात करके बाहर आते हैं और सुरेखा पलक और मुकेश का स्वागत करती है। मुकेश पलक को उसके कमरे में लेकर जाता है और पलक कमरे में पलंग पर जाकर बैठ जाती है। और जैसे ही वो पलंग पर बैठती है, वैसे ही गद्दा बहुत मुलायम होने के कारण वो उछलने लगती है और पलक डर जाती है और कहती है, हाय राम, ये क्या है? कितनी तेज उछाल देता है। अरे ये बेड है और इसके ऊपर ना गद्दे लगे हुए हैं जो कि ना हर मुलायम चीज को ना उछाल देते हैं। और हाँ, आज से ना हम दोनों का बेड है ये। बेड कितना मुलायम है। मैं तो आज तक कभी इस पर सोई ही नहीं। मैं तो हमेशा नीचे चटाई बिछाकर सो जाती थी। पता नहीं इसमें हमें नींद कैसे आएगी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो यार? चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। तुम ना आराम से सो जाओ। एक काम करता हूँ, कूलर को ऑन कर देता हूँ, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मुकेश इतना बोलकर कूलर चला देता है और कूलर की हवा आती है। पलक कूलर के पास जाती है और बोलती है, हाय दैया, इसकी हवा तो बहुत ठंडी है। बिल्कुल वो पहाड़ी के इलाकों की तरह हवा आ रही है। सच में इतनी गर्मी में बहुत अच्छी नींद आएगी। हाँ बाबा, आप सो जाओ चुपचाप से, बहुत देर हो गई है। पलक और मुकेश सोने के लिए चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह पलक जल्दी से उठती है और तैयार होकर रसोई में जाती है। वो देखती है कि रसोई में चूल्हा नहीं है। ये देखकर वो खुद से बोलती है, हाय राम, ना जाने ये लोग खाना कैसे बनाते हैं। ये लोग कच्ची सब्जियां ही खाते हैं क्या? लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब ये लोग कच्ची सब्जियों की जगह पकी हुई सब्जियां खाएंगे। मैं ना आती तो ना जाने इन लोगों का क्या ही होता। सबसे पहले तो चूल्हा बना लेती हूँ। पलक इतना बोलती है और बाहर ईंटें और कुछ लकड़ियाँ लेकर आती है और एक कच्चा चूल्हा बनाकर उस पर खाना पकाने लगती है। चूल्हे के धुएं से अब पूरा घर परेशान हो जाता है और धुआं देखकर सुरेखा आती है और बोलती है, आग आग, कोई बचाओ, आग लग गई रसोई में। हाय राम, आज तो मैं मर जाऊंगी, कोई तो आओ जल्दी, आग लग गई। सुरेखा के जोर जोर से चिल्लाने पर मुकेश और मिथिलेश भी आते हैं और साथ ही रसोई से पलक भी बाहर आती है। तभी मिथिलेश बोलता है, क्या हुआ भाग्यवान, क्यों गला फाड़ रही हो? कहाँ आग लगी है? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि रसोई में आग लग गई है? जल्दी से उसको बुझा दो, वरना पूरे घर में आग लग जाएगी। अरे माँ जी, रसोई में कोई आग नहीं लगी है। अरे वो तो मैं चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, इसलिए लकड़ियों से इतना धुआं आ रहा है। पलक की बात सुनकर सबकी जान में जान आ जाती है, लेकिन सुरेखा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, कहाँ से लाया है इसको? इसको नहीं पता है क्या कि हमारे घर में गैस है और उस पर खाना बनता है, ना कि चूल्हे पर।
कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों का रिश्ता आया था मेरे बेटे के लिए, लेकिन उसको तो यही मिली थी जिसको रत्ती भर की अकल नहीं है। जीना हराम कर दिया है तूने मेरा। सुरेखा की ये बात पलक को बहुत बुरी लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। मुकेश वहाँ आता है और उसे चुप करवाते हुए कहता है, चुप हो जाओ पलक, अभी माँ तुमसे गुस्सा है। अरे देखते रहना, कुछ दिनों में ना माँ मान जाएगी और तुम्हारी तारीफ जरूर करेंगी। अब तुम्हें ना कुछ भी समझना है ना तो मुझसे पूछ के ना वो चीज करना, ठीक है? पलक मुकेश की बात मान जाती है और चुप हो जाती है। वक्त गुजरता है। गुजरते वक्त के साथ साथ पलक अपनी सास को खुश करने के लिए बहुत कुछ करती है, पर सुरेखा कभी भी उसके काम से खुश नहीं होती। फिर एक दिन सुरेखा और उसके पूरे परिवार को एक पार्टी में जाना था, तो सुरेखा एक गाउन पहनकर आती है और वहीं पलक एक सीधी पल्ले की साड़ी को पहनकर आती है। तभी पलक को देखकर सुरेखा कहती है, ये क्या पहना है तूने? आज तो तू हमारी नाक ही कटवा देगी। क्या बुरा है इस साड़ी में? इतनी तो अच्छी है। हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। मैं तुझे एक गाउन देती हूँ, और हाँ, मेरे आगे जुबान मत चला, समझी? मैं तेरी सास हूँ। सुरेखा अपने कमरे में जाती है और पलक के लिए एक सुंदर सा गाउन लेकर आती है और उसे देती है। कुछ देर बाद पलक गाउन पहनकर बाहर आती है। सब पार्टी में चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुरेखा की एक दोस्त आती है और वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी विमला पलक को बोलती है, जा बहू, थोड़ा सा नाच ले, तेरा भी मन लग जाएगा। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे तो शर्म आती है और हम कभी ऐसे नहीं नाचते हैं। कोई बात नहीं बहू, जा नाच ले, कुछ नहीं होता। सुरेखा विमला के सामने उसको नाचने के लिए जाने को कहती है। पलक भी अपनी सास की बात मानकर नाचने लगती है। कुछ देर बाद पलक के पास एक लड़का आता है और उसकी कमर पर हाथ रखने की कोशिश करता है, जिससे कि पलक को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को तेज थप्पड़ मारती है। असल में वो विमला का लड़का था। ये देखकर विमला को बहुत गुस्सा आता है और वो सुरेखा से कहती है, ये सब क्या है सुरेखा? तेरी बहू को तमीज नहीं है क्या? इसने मेरे बेटे को थप्पड़ क्यों मारा? विमला के कहने पर सुरेखा को गुस्सा आता है और वो पलक को थप्पड़ मारती है और कहती है, तूने विमला के लड़के को थप्पड़ क्यों मारा? क्या किया था? थोड़ा सा हाथ ही तो लगाया था ना, कुछ और तो नहीं किया ना? हाथ लगाया, ये बस होता है क्या? चाहे मैं कैसी भी हूँ, पुरानी सोच की हूँ, लेकिन ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे पति के अलावा मुझे कोई और छुए, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। हाँ, मेरी सोच है पुरानी, लेकिन इन लड़कियों की तरह किसी और के साथ में नहीं रह सकती हूँ। पलक की बात सुनकर सुरेखा को एहसास होता है कि हमारी सोच तो नई हो रही है, पर हम अपने संस्कार भूल रहे हैं। और सुरेखा पलक को कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे हमेशा से गांव की गवार समझती रही, पुराने ख्यालों वाली बोलती आई हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि भले ही कैसी भी है तू, लेकिन तू हमारे घर की इज्जत भी है। सुरेखा के माफी मांगने पर पलक सुरेखा को माफ कर देती है और सुरेखा उसको अपना लेती है और घर जाते जाते उस लड़के को थप्पड़ मारती है और कहती है, तूने मेरी बहू को हाथ कैसे लगाया? आगे से किसी लड़की को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लियो। मुकेश ये सब देखकर खुश होता है और इस तरह से नए ससुराल में पुरानी बहू आकर सबका दिल जीत लेती है। शाम का समय था। देविका रसोई में खाना बना रही थी। तभी एक जोर से आवाज आती है। देविका उस आवाज के पास जाती है तो देखती है कि उसकी सास संजना की कमर अकड़ गई है और वो अपनी कमर को पकड़े हुए बोलती है, हाय राम, मर गई मैं तो। अरे बहू जरा देख तो, उठा मुझे। अरे माँ जी, आपकी कमर फिर से अकड़ गई क्या? आपको मना किया है ना कि आप झुका मत कीजिए, फिर सुनते क्यों नहीं हैं आप? और मैंने बोला था कि एक बार मुझसे मालिश करवा लिया कीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ मानना ही नहीं होता है। चलिए अब मेरा हाथ पकड़िए। अरे बहू, मुझे लगा दवाई खाकर आराम पड़ जाएगा, लेकिन ये तो दोबारा हो गया। चश्मा उठा रही थी कि इतने में ही गई मेरी कमर। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ कमरे में चलिए, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। सरसों के तेल में लहसुन डालकर लाती हूँ और फिर गरम तेल से आपकी मालिश करती हूँ। ये बोलकर वो अपनी सास को लिटा देती है और रसोई में जाकर लहसुन का तेल गरम करके लेकर आती है और ठंडा करके अपनी सास को पीठ के बल लिटाकर उसकी कमर की मालिश करती है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे वाह बहू,
तेरे से मालिश करवाकर बहुत अच्छा लग रहा है। गरम गरम तेल, वाह इतना अच्छा लग रहा है। इसलिए कहती हूँ कि मुझसे मालिश करवा लिया कीजिए, आपकी नसों में अकड़न नहीं होगी इससे, और फिर आप जैसे मर्जी बैंड होना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या बोली बहू तू? अरे बस यूं ही, मैंने तो एग्जाम्पल दिया था। अच्छा मालिश पर ध्यान दे, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। मजा आ गया बहू, आराम लग रहा है मुझे तो। शुक्रिया माँ जी। ऐसे ही वो आधे घंटे तक मालिश करती है। कुछ देर बाद उसका पति अरमान घर आता है। देविका उसे पानी देती है तो उसका चेहरा देखकर देविका बोलती है, अरमान ये क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये काले धब्बे कैसे? सुबह तक तो ठीक थे। अरे नहीं देविका, ये 3-4 दिन से हैं, बस तुम्हें दिखाई नहीं दिए थे। आज डार्क हो गए हैं ये स्पॉट्स। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अपना चेहरा। ऑफिस में मेरे जूनियर मुझे ऐसे देखकर हंस रहे थे, बहुत बेकार लगा मुझे। तो मुझे बताया क्यों नहीं? सो रही थी मैं, इतना ध्यान नहीं दे पाती। अरमान, लेकिन मुझे अब पता है कि मुझे क्या करना है। अब मैं आपके चेहरे को एकदम ग्लोइंग बना दूंगी, वो भी आज रात ही। सच देविका, तुम पक्का कर दोगी ना? हाँ अरमान, कोई शक है आपको? नहीं नहीं मेरी जान। अरे माँ जी ने कहीं देख लिया तो? अरे तुम चिंता मत करो, माँ तो अंदर है, वो नहीं आएंगी। नहीं, मैं बाहर हूँ और तेरी माँ ने देख लिया है सब। दोनों अपनी माँ को देखकर जल्दी से दूर हो जाते हैं और घबराकर कहते हैं, माँ जी वो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, यही आए थे मेरे पास। नहीं माँ, मैं नहीं, ये आई थी, लिपट गई जैसे ही ऑफिस से आया तो। झूठे, खुद लिपटे थे मुझसे। माँ। अरे क्या हुआ? अरे बच्चों, मैं तो तुम्हारी टांग खींच रही थी। करो करो, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, जाइए मत, खाना खा लीजिए, मैं लगा देती हूँ, और आप भी फ्रेश होकर आ जाइए। ओके देविका मैडम। अरमान उसकी बात सुनकर कपड़े चेंज करके आता है। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी संजना बोलती है, अरमान बेटा, ये तेरे चेहरे पर अचानक से निशान कैसे? अरे माँ पता नहीं, अपने आप ही हो गए, पर आप चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएंगे। देविका शायद अपना कुछ नुस्खा करे। आपको कैसे पता कि मैं आप पर अपना नुस्खा अपनाने वाली हूँ? तुम्हारा पति हूँ, इतना तो पता है कि तुम नुस्खे से ही करोगी। चलो अच्छी बात है। अरे बहू, वो मेरी सहेली की बहू है रेखा, उसके बाल काफी टाइम से झड़ रहे हैं, तो मेरे से पूछा उसने, लेकिन मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। अगर तुझे पता है तो तू बता दे। अरे माँ जी, उपाय है ना। आप उससे बोलो कि वो 2 प्याज ले, उसका पेस्ट बना ले, फिर उसे सरसों के तेल में भुने। तेल गाढ़ा होने के बाद उसे छान कर अलग कर ले, और ठंडा होने के बाद हफ्ते में 3 बार रात को सोने से पहले अपने बालों में लगाए, या फिर बाल धोने से 3 घंटे पहले लगा ले। इससे उसके बाल सॉफ्ट भी हो जाएंगे, मोटे भी हो जाएंगे, और झड़ना भी रुक जाएंगे। ठीक है बहू, मैं उसे बता दूंगी। वैसे बहू, एक बार फिर से शुक्रिया, तेरी वजह से मुझे कमर में बहुत आराम मिल गया। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद सब खाना खा लेते हैं और रात को देविका जब अपने कमरे में आती है तो उस वक्त वो नीम का फेस पैक बनाकर लाती है और अरमान से बोलती है, अरे अरमान, आप लेट जाओ, मैं आपके फेस पर पैक लगा देती हूँ। सुबह तक आपके सारे ब्लैक स्पॉट देखना गायब हो जाएंगे एकदम। ठीक है, लेट जाता हूँ। और हाँ, आप सुबह इसे वॉश कर लेना। ओके ओके जानू। अरमान की बात सुनकर वो उसके फेस पर फेस पैक लगा देती है और खुद भी सो जाती है। अगले दिन देविका नींद से उठते हुए बोलती है, अरमान जी उठिए, सुबह हो गई है, आपको फेस पैक भी धोना है अपना। हाँ देविका, उठ रहा हूँ मैं। कुछ देर बाद दोनों उठ जाते हैं। देविका कमरे में उसका जूस लाती है और वो नहाकर बाहर आता है। उसे देखकर देविका बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना कि आपके चेहरे के स्पॉट्स रात भर में गायब हो जाएंगे। सच्ची? अभी देखता हूँ। अरे हाँ देविका, और मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। अब बता दो मेरी प्यारी सी बीवी, इसमें क्या डाला था? मैंने इसमें नीम की पत्तियाँ, एलोवेरा जेल और विटामिन ई के कैप्सूल मिलाए थे, और उन्हीं का पेस्ट बनाकर आपके चेहरे पर लगाया था। शादी से पहले मैं भी लगाया करती थी, तभी तो मेरी स्किन एकदम ग्लास स्किन जैसी थी। ओहो, आई लव यू मेरी जानूड़ी। अच्छा, तो मेरी तरफ से भी सुन लीजिए, आई लव यू टू जानूड़ा। देविका उसे ऐसा बोलती ही है कि अरमान अपने गीले बाल उस पर झटक देता है और पानी की छींटें देविका के फेस पर जाती है। तभी वो फ्लावर पॉट से पानी लेकर अरमान पर डाल देती है और इस तरह दोनों प्यार से नोक-झोंक वाली फाइट करने लगते हैं। वक्त बीतता है। ऐसे ही देविका के नुस्खे कभी उसके काम आते तो कभी उसके घर वालों के।
रात के 11 बज रहे थे और सब सो रहे थे। तभी देविका को रात को एक रोते हुए छोटे बच्चे की आवाज आती है। वो उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। बच्चे के रोने की आवाज बढ़ने लगती है और देविका अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी, ये बच्चे की रोने की आवाज कितनी ज्यादा आ रही है। अरे किसका बच्चा है जो इतनी रात को रो रहा है? अरे साथ वाली पड़ोसन की बेटी आई है, उसी का बच्चा रो रहा है बड़ी देर से। माँ जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बार उस बच्चे के पास चली जाऊँ। वो कब से रो रहा है, मुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही। मैं एक बार जाऊँ? पर बहू, तो इस टाइम किसी और के घर जाएगी, क्या सोचेंगे वो? एक बार हो आती हूँ ना माँ जी। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। दोनों उसके घर के दरवाजे पर जाते हैं। तभी उस बच्चे की माँ रिया बोलती है, जी आप, कुछ काम था क्या? जी माफ कीजिए, आपके घर इस वक्त आई। मुझे कोई काम नहीं है, बस आपका बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए सोचा कि एक बार आकर देख लूं। अगर बुरा न माने तो मैं एक बार आपके बेबी को चुप करवाऊं? जी आइए। देविका अंदर आकर बेबी को अपनी गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश करती है। तभी देविका बोलती है, अच्छा बेबी कब से रो रहा है, क्या कर रहा था? आप थोड़ा बता सकती हैं? मुझे मदद मिल जाएगी। जी मेरी गोद में ही खेल रहा था, फिर अचानक से रोने लग गया। अच्छा, तो इसकी नाभि उतर गई है। मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। आप सरसों का तेल हल्का सा गरम करके ले आइए। जी ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। रिया बच्चे के लिए हल्का तेल गर्म करके लाती है। फिर देविका बच्चे को लिटाकर उसके पेट की तरफ प्यार से मालिश करती है। ऐसा वो 15 मिनट तक करती है, जिसके बाद बच्चा रोना बंद कर देता है और उसकी नाभि ठीक हो जाती है। जिसके बाद बच्चा आराम से सो जाता है और रिया रोते हुए कहती है, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने मेरे बच्चे को ठीक करके एक माँ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे कोई बात नहीं, मुझे शायद इसका हाल पता था, इसलिए भगवान ने मुझे आपके पास भेजा। जैसे ही मैंने आपके बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। वो क्या है ना, छोटे बच्चे हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं, ऐसे रोते हुए नहीं। और शुक्रिया की तो कोई बात ही नहीं है, मैं आपकी बहन जैसी हूँ। अब जब आपका बेबी उठेगा ना तो देखना वो कितना खेलता हुआ उठेगा। और हाँ, एक बार उसकी मालिश जरूर कर देना इस तेल से। ठीक है। अच्छा बेटा, अब अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखना। हम चलते हैं। जी अब चलते हैं। इस तरह देविका अपने घरेलू नुस्खों से बच्चे की मदद करके उसकी परेशानी को दूर करती है। और यूं ही देविका अपने घरेलू नुस्खों से सबकी आए दिन मदद किया करती।